जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम। मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। तो अब जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती। नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? कोई शिकायत है चुनाव आयोग को कहें। ये जो नकारात्मकता का भाव है ये मतदाताओं का अपमान भी है। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी घूमती हुई दिख रही है। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। साल 2004 जब पहली बार ईवीएम से देश में चुनाव शुरू हुआ, अब एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल है। कांग्रेस की हार है, ईवीएम जिम्मेदार है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद चल रही सियासत अब जोर पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई दल लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए विधानसभा चुनाव में इतनी करारी हार से कुछ विचलित है। हार के तमाम वजहें गिनाई जा रही हैं, जिसमें मतदाताओं पर भी भड़ास निकाली जा रही है। अगर बात उत्तर भारत की करें तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के वोटरों को ज्यादा सजग और जागरूक बताकर बीजेपी को मिले जनादेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बात हो रही है ईवीएम की। ईवीएम पर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम ना होती तो यह जीत ना होती। अलग अलग अंदाज से ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है। ईवीएम को दोषी बताकर वोटर्स के फैसले का क्या अपमान किया जा रहा है? निशाने पर ईवीएम क्या संकेत देती है? अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष भले ही हताश, निराश और झूठ का साथ देकर खुश होता रहा, लेकिन देश के मतदाताओं को विभाजनकारी राजनीति की नीति से सावधान रहना होगा, क्योंकि 70 सालों की लत आसानी से नहीं जाती। तो सवाल यह कि क्या यह हार की चोट है, ईवीएम पर दोष है, और क्या हार से कांग्रेस बौखला गई है या फिर वाकई में ईवीएम में खोट है? कांग्रेस ईवीएम को लेकर एक बार फिर से आक्रामक हुई है, या यह कहें कि समूचा विपक्ष निशाने पर ईवीएम को ले रहा है, दोष ईवीएम पर मढ़ रहा है, और देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर विपक्ष की इस हार पर कांग्रेस को हताश बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। जरा सुनाते हैं आपको 8 राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए।
जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था। उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी जी ने किया था। जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी होते हुए दिख रही है, तो उसके बारे में उन्होंने तो चिंतन करने को ही होना। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करें। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईवीएम का ही दोष है या कांग्रेस में सियासी खोट है। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी के तेज-तर्रार चेहरों में से एक, राज शर्मा जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक, महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी के चेहरे और साथ ही साथ परमवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। राज जी, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है सर जी। नहीं, आज आपकी आवाज में इतनी खनक नहीं महसूस हो रही, तो इसलिए पूछ रहा था। मैंने कहा ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अभी तो आगाज हुआ है, अंत तक देखिएगा आवाज का बलराम। ठीक है, आगाज हुआ है। तो हार की चोट ईवीएम पर दोष, बहुत देर कर दी हुजूर ईवीएम पर आते आते, या ये पहले से ही तय था? ना तिलक भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा जी। हमें तीनों प्रदेशों में प्रजा ने बहुत भरपूर सपोर्ट करा। हाँ। और इसके लिए मैं प्रजा को धन्यवाद देता हूं। ठीक। अब आ जाएं ईवीएम पे। जी। सवाल यहाँ पे, अभी मैं आप ही के चैनल पे अभी बैठने से पहले सुन रहा था, गिरिराज जी कह रहे थे कि जब कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, हाँ। तो तब इनने ईवीएम में खोट नहीं दिखाया। मैं दो चार बात क्लियर करना चाहता हूं कि इन्हें हिमाचल में लगा था हम जीत जाएंगे, इन्हें लगा था कर्नाटका में भी लगा था कि हम जीत जाएंगे, और ये जीते नहीं, इसलिए इन्होंने ईवीएम में कुछ खोट नहीं करा। अच्छा। लेकिन इन्हें ये पता था कि छत्तीसगढ़ में हारेंगे, मध्य प्रदेश में हारेंगे, राजस्थान में हारेंगे। अच्छा। उससे पहले, अभी आगे बढ़ने से पहले एक बात कहता हूं, जैसे मेरे फोन पे अक्सर आता है अपडेट, हाँ। मैं उसे डिक्लाइन कर देता हूं क्योंकि मुझे उस दिन जरूरत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है। फिर एक होता है मैं उसे अपडेट कर देता हूं। हाँ। ठीक है, वही इनका हाल हुआ कि अच्छा, तीनों ये राज्यों में दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे, दिग्विजय सिंह के बेटे भी जीत गए उसी ईवीएम से। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो वहां सेटिंग नहीं हुई? मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। 100%। अगर 100 पोलिंग बूथ हो तो 100 में नहीं करते ये लोग हेरा फेरी। अच्छा अच्छा, वो मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, कहते ना नकल प्लस अकल इजिकल टू सफल। ये लोग बड़े तेज है। हाँ। आपसे ज्यादा तेज हैं, चलाक हैं। दे आर नॉट इंटेलिजेंट बट दे आर ये क्लेवर। चलाक है। चलाक है ये लोग, चलाक। तो फिर ये कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में चलाकी क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि इनको लग रहा था हाँ। कि हम जीत जाएंगे, यहां पे कुछ ना करो। प्रजा ने हमें वोट दिया। लेकिन मैं आपको एक और बताऊंगा, राजस्थान में जहाजपुर है, हाँ। वहां पे बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, उसे हराया गया है। अब मैं चलो उधर उधर न जाके मैं बात पूरी कहूंगा। आपके पास कोई सबूत है या हवा में तीर मारोगे?
जब कोर्ट कहता है, चुनाव आयोग कहता है सबूत लेकर आइए, तो आपके पास कोई सबूत तो है नहीं। अच्छा, मैं आपको जवाब दूंगा बहुत प्यारा भाई। मेरे फादर का नाम श्री चंद है। जब मैं पैदा हुआ तो 5 साल का था, 10 साल का था। मेरी मां ने कहा ये तेरा पापा है। मैंने सवाल तो नहीं करा कि ये क्यों कह रही हो मेरा पापा है, कि सबूत दो मुझे। कुछ चीजों के सबूत नहीं होते। अच्छा, मतलब मान लिया जाता है कि इसमें खोट है। नहीं, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड होता है। जैसे एटीएम मशीन है, लोग कहते हैं ऑटोमेटिक, ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये माना गया है। मैं ही कह रहा, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इटली हो, है, इनमें जब बैलेट पेपर से हो रही है। अभी मैं आप ही के उसमें सुन रहा था कि 2000 में जब चालू हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा था इसमें हेरा फेरी हो सकती है। जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाई? तब तो आडवाणी जी भी सवाल उठा रहे थे भाई। हाँ, आडवाणी तो 2004 के बाद हम आए नहीं। मैं तो कहता हूं बैलेट से हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? मगर मैं एक बात बताइए, जैसे उदाहरण के तौर पर 2014 से 2023, 2014 से 2023 तक 60 विधानसभा के चुनाव हुए, आप 46 हारे, तो मतलब 46 के 46 में ईवीएम सेटिंग हो गई। मैं एक और बात बताऊं आपको। बताइए सर। बहुत बड़ी बात है कि इस देश में रोजगार का मुद्दा ना हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा ना हो, डॉक्टरों का मुद्दा ना हो, और ये जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, आपको लगता कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं? नहीं, कोई जनादेश का नहीं। प्रजा ने तो जनादेश हमें देना चाह रही थी। अगर मेरा वोट अगर प्रमुख जी को चला गया, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई गली में क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, और जिसके पास बल्ला होता है वो कहता है कि नहीं मैं आउट हो गया लेकिन मैं दूंगा नहीं। नहीं, वो बल्ला जिसका होता है, क्योंकि मैं मेरे हाथ में बैट है, ये मेरा बैट है, मैं दूंगा नहीं। आप तो वैसी जिद कर रहे हैं राज जी। आप 46-60 में से 46 चुनाव हार गए। आपने कहा कि इन्होंने ईवीएम सेट कर रखी है। मैं एक और बात बता रहा हूं आपको। 2011 के बाद से कांग्रेस किसी राज्य में दोबारा नहीं आई सत्ता में, यह भी झूठ है। एक और बात बता दीजिए। 2-4 अच्छा लोग, फिर एक और मैं बात से आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे फोन में अपडेट करने के लिए आता है। मेरा तो कोई लिंक होता ही नहीं है। मैंने अगर अपडेट का बटन दबा दिया, अपडेट हो जाता है मेरा फोन। सारी सेटिंग भूल जाता हूं मैं भी। तो इट मीन देयर इज अ चांस ऑफ गड़बड़ी। भाई इसमें तो हो ही सकता है। मैं अब चाहता हूं, मैं सारे विपक्ष पार्टियों से, यानी कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप ये सोचकर चल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। लेकिन ये गड़बड़ी जीत होती है तब आपको गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है, हार होती है तो गड़बड़ी दिखाई देती है। मैं इसका भी जवाब दे दूं आपको? ओके, नहीं दे दीजिएगा, पूरा वक्त दूंगा मैं आपको। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप, फ्रांस, इटली, अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, सब जगह ईवीएम बैन है। तो देश में एक चुनाव बैलेट पेपर से करवा दो। राज्य चुनौती दे रहे हैं, कह रहे एक चुनाव करवाओ बैलेट पेपर से और जीत जाओ तो मान लेंगे। यही कह रहे ना राज्य? बिल्कुल बिल्कुल। तो देश में पूरे चुनाव पंचायत के बैलेट से होते हैं, इससे बड़ी और क्या ईमानदारी होगी? आप जो है, जब आप ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है सबसे मजबूत और कड़ा चुनाव होता है, एक एक वोट की गिनती हाथों पर होती है, वो बैलेट से तो होता है। लेकिन वो चुनाव दबाव का होता है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कहाँ कांग्रेस आ रही है, जरा बता दो एक बार। वो चुनाव सत्ता के दबाव का होता है। सत्ता के दबाव का होता है, मतलब चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। वो चुनाव सत्ता के दबाव का होता है। मैं बता रहा हूं आपको। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूंगा आपको। कैसे पता चलता है कि 16 के 16 मेयर आ रहा है? तो बोलना। एक मिनट राज जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। पहले देवेंद्र जी अपनी बात पूरी करेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। आप सुन लीजिए, बहुत देर हो गई जी। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ तिलक सर, अगर सत्ता की बात है, सत्ता से चुनाव आते और ईवीएम से आते तो भारतीय जनता पार्टी का आज शासन नहीं होता भारत में। वो परमानेंट होता, कांग्रेस का ही होता। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत चिन्ह देखी तैसी। आप देखिए, भूल गए स्टालिन क्या कह रहा था कल परसों? राज्य तो एक ज्योतिष है ना, क्या सनातन का मजाक बना के धत्तियां उड़ा रहे थे?
तो आपको मेरी बात भी याद रहनी चाहिए। राज क्या कहता है? सब तपा रहा था। अरे सनातन हिम्मत छोड़िए, बताई सोनिया ने एक बार बोलने की। आप राज शर्मा की क्या बात राहुल ने करिए। हिम्मत थी अगर बोलने आपको की? मेरी क्या अखिलेश ने स्टालिन हिम्मत की थी? बात याद है तो राज इस शर्मा की गलती बात तुम क्यों याद किसके करोगे? को मिटा रहे थे? राज शर्मा की बात भी करिए। आज राज जी, राम मंदिर बनना चाहिए। आप स्टालिन की बात याद रखते राज जी एक मिनट, प्रमुख साहब एक मिनट, राज जी का ऑडियो नीचे है, अभी एक मिनट, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो जनता की रहेगा। जीत है, प्रमुख ये साहब, सनातनियों की जीत है, प्रमुख साहब ये बहुसंख्यकों की जीत है, एक मिनट, ये प्रमुख भारत साहब, के लोकतंत्र की प्रमुख जीत है। प्रमुख इसे साहब, स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमुख और अभी साहब, देना है, एक मिनट सर, अभी प्रमुख साहब, सुन तो लीजिए सवाल कांग्रेस सुनिए। मुक्त भारत की बारी है। मैं तर्क के साथ बोलता हूँ, डिबेट में बोलता हूँ हमेशा। देखिए होने वाला क्या है। प्रमुख जी, करिए आप राम जी का बहिष्कार, करिए प्रमुख आप जी, काश्मीर का जिक्र। प्रमुख जी, वो आपको उनकी पता पार्टी लग का जाएगी विषय है कि ना, ये देश वो किसका उनका है। विषय, वो जाए और ना जाए, वो किस लिए कहा आपके जाएंगे। जनता एक की मिनट, आवाज सुनकर। अरे हिंदू मुसलमान ये सब डॉक्टर दिनेश शर्मा कांग्रेस के नेता नहीं थे, हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी जिन्होंने सुरक्षित है, कहा था कि सिख भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है। शासन है, सुशासन है, मेरी विकास है। पार्टी के नेता आप नहीं क्या थे, बात कर रहे हैं? जिन्होंने कहा था चिल्लाने राम की के कोशिश पिताजी है। दशरथ कुछ नहीं होता चिल्लाने से तुम जैसे से। डॉक्टर दिनेश आइए शर्मा आपके मेरे साथ नेता बारी नहीं दिन थे, करिए अपना जिन्होंने और कहा लोग ठीक है भैया टेस्ट ट्यूब के राज जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा, सिर्फ प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा, सिर्फ प्रमुख जी का। दिलवाते हो बैठ कर टीवी पर। प्रमुख जी, क्या करवाते हैं ये? प्रमुख जी, करते प्रमुख क्या जी, है? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना क्या उनसे। करेगा इसको? प्रमुख जी, अब हरा दिया आपने, बात खत्म हुई है, फिर सुन तो लीजिए, सवाल ले लीजिए ना। आप मुझसे तो गुस्सा मत होइए, कांग्रेसियों से गुस्सा हो रहे हैं। अरे चला सर गुस्सा नहीं हो, ये नहीं। कांग्रेसी वालों की भाषा ऐसी होगी आजकल, कड़ा अच्छा, बोलना अब सुन मजबूरी हो लीजिए ना, जाती है। एक मिनट सवाल तो ले सुनते लीजिए, नहीं है, बीच में बोलते हैं। सवाल ले लीजिए, अरे सवाल मैं ले। कहता हूँ इंतजार करिए, आनंद से बोलिए। हाँ, प्रमुख जी, मजबूरी हो जाती है हम जैसे लोगों का। प्रमुख जी, मैं जानता हूं अगर आप चाहें तो पूरी डिबेट में नॉन स्टॉप बोल सकते, लेकिन एक बात मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, वो वाला जो आपने कहा था जाकी भावना, क्या वो बोला था आपने? जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। हाँ, तो ये जो भावना जिसका आपने जिक्र किया, तो आडवाणी जी की ये भावना थी 2009 में जी। तो फिर इसको हम क्या माने? ईवीएम को लेकर आपके नेता ने किताब लिखी थी और गडकरी जी अध्यक्ष थे उस वक्त, उन्होंने उस किताब का विमोचन किया था। एक बार फिर से बोलिएगा ईवीएम को लेकर जो आप कह रहे थे अभी। नहीं, मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें ईवीएम में लगता है, नहीं, ये आपके नेताओं को लगता था, आपके नेताओं ने कहा कि ईवीएम में खोट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रमुख जी, आप मैं जाइए गलत तो चुनाव नहीं कह आयोग रहा। के पास, आप जाइए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, आप दर्ज कीजिए सब और सर, ईवीएम आपके नेताओं ने कहा ईवीएम में खोट है। आडवाणी जी से बड़ा नेता तो मैं किसी को बीजेपी में अभी भी नहीं मानता, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचा दिया, शिखर तक। तो बड़े नेता आडवाणी जी से बात कर रहे हैं, मैं तो आज बात कर रहा हूं। लेकिन आडवाणी जी 2009 में कह रहे थे कि मैं तो ईवीएम में विपक्ष खोट की है। बात कर रहा हूं। अरे विपक्ष को जाना चाहिए, चुनाव आयोग के सामने कई बार कहते हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर आपके नेता किताबें लिख रहे थे, विमोचन कर रहे थे, तो आपको भरोसा क्यों नहीं था? जो घंटे की 3-3 लाख रुपए फीस करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते आपको हैं, भरोसा क्यों नहीं था ईवीएम ईवीएम क्यों नहीं पर? खुलवाते? क्यों नहीं करते? 2014 से पहले तक आपको ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं था? मैं ये पूछ रहा हूं सर। मैं तिलक सर अब भी कह रहा हूं, मैं लोकतांत्रिक बात करता हूं, मैं तर्क के साथ बोलता हूं। जी। आज भी देश में सबसे बड़ा और सबसे कठिन और चुनाव जो वो ईवीएम से नहीं होकर बैलेट से होता, बैलेट पेपर से होता है, वो पंचायत राज चुनाव है। वो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत का प्रधान एक एक वोट को काउंट कर जब किसी गांव का प्रधान बनता है, वहां देख लो समर्थन साफ हो जाएगी। ठीक, आप ये कह रहे हो कि यानी कि हम सही हैं, ये सभी गलत है। ठीक है, ओके। महेश जी, मेरा ऑडियो आ रहा सर? आ रहा। तो ये ईवीएम बार बार हार के बाद क्यों जिम्मेदार हो जाती है? अगर आप समझा पाए, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है ईवीएम पर? दोष कब तक? देखिए सुनील जी, एक ईवीएम ही इसके लिए नहीं है। मैंने जो इस पे एनालिसिस किया है जी सर, इस इलेक्शन को लेकर के, तो मुझे लगता है इनसे सबसे हटके है, मेरे विचार हो सकता है। इसमें पार्टी जो विपक्ष के पार्टी नेताओं में जो एरोगेंसी का भाव आया, एक तो ये भी कारण बना। दूसरा क्या है, आपसी सामंजस्य का अभाव रहा, क्योंकि एरोगेंसी के चलते ऐसा कर दिया कि भाई समाजवादी पार्टी को इन्होंने कोई प्रमुखता नहीं दी। जब हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन के साथ
इनको न्याय करते हुए ये भावना लेके चलते तो आज इंडिया जीतता। तो इन्होंने बड़ी कोशिश किया है कि भाई इनको कोई महत्व ना दिया जाए, कोई टिकट ना दिया जाए, कोई सम्मान न दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ किस तरीके से व्यवहार कमलनाथ जी ने किया। सर आपको मालूम है एमपी में कितने वोट प्रतिशत मिले आपको? आनंद जी देखो, आपको 0.4% वोट मिले। नोटा को 2 गुना वोट मिले हैं। आपकी 46 सीटों पर जमानत जब्त हो गई और जिन सीटों पर आपको वोट मिले उसमें 1000 से कम वोट मिले। आप क्या चाहते हैं चावला जी, हम ना बोले आप हमारा? नहीं सर, आप कह रहे आप कांग्रेस को उनकी ताकत का एहसास करवा रहे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं सर। देखिए एनालिसिस होता है, हर आदमी का एनालिसिस है। आपने भी किया, आप अपने चैनल पे चला रहे हैं। अगर हमको नहीं सुनना चाहते तो मेरा भी आप पर चरण दीजिए, मैं साबित रहूंगा। सर तो मैंने एनालिसिस किया है, तो विचार मेरा आना चाहिए ना, तथ्य क्लियर आने चाहिए ना जनता के सामने। नहीं आएगा, वो जनता करेगी। और हमारे अच्छा मैं नहीं बताऊं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं बताऊं, बीएसपी की बता दूं सर? बता दीजिए, लेकिन बीएसपी को 3% वोट मिला, आपको 0.48। मेरी बात आने के बाद बताइए, आप जी सर, कह सकते हैं प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा तो ये था। दूसरा क्या, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का जो नेचर है लगभग एक जैसा है क्षेत्रीय दलों के प्रति। तो यही कारण है कि बीजेपी पार्टी भी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी। दूसरा क्या है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जीता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, बल्कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा आरएसएस का एजेंडा जीता है। क्योंकि इनको मालूम है कि जो पीडीए का जो मूवमेंट है, पीडीए की विचारधारा है और हिंदुत्व की विचारधारा को लागू करने के लिए कांग्रेस डायरेक्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि अपने ऊपर लेवल इनका सेकुलरिज्म का है। तो वो कट्टरपंथी की बात कांग्रेस न करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कराती है। यही कारण था कि बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने खुलवाया और लास्ट में बीजेपी की सरकार ही तो मंदिर बना। तो ये तरीके से कांग्रेस पार्टी की भावना रही है। अब लास्ट बात है ईवीएम की। तो ईवीएम का डे वन से, जिस दिन से ईवीएम आई है, तो आज का जो विपक्ष है वो बात कर रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रमुख जी बैठे हैं, उनको बड़ा चुभ रही है। लेकिन शुरुआती कांग्रेस के समय में ईवीएम आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आदरणीय एल.के. आडवाणी जी साहब थे, जेटली साहब थे और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो प्रूफ भी दिया था। बावजूद उसको स्वीकार कांग्रेस को उस समय बैन कर देना चाहिए था। तो आप कोर्ट में क्यों, आपसे जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि सबूत क्या, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाओ, तब क्यों नहीं करते हो? एल.के. आडवाणी जी की विचार इनके मानने में कोई नहीं रखते, उनकी अहमियत कोई नहीं रखते हो। जब आपसे इलेक्शन कमीशन कहता है हैक करके दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट का विचार, इतना बड़ा विद्वान आदमी, इनकी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनकी बात को इनको खारिज कर दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर ईमानदारी आपके पास है और एक आपके पास अवतार पैदा हुआ है मोदी जी के नाम पे, पूरा सब कुछ खाया पर सारा वोट आपने। राज जी पहले महेश जी के सवाल का जवाब दे दो। मांग है तो बैलेट पेपर ये देखिए, अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हमारी आवाज को आपके माध्यम से पहुंचा दीजिए उनसे। इतना बड़ा लीडर, एक मिनट राज जी कुल मिला के महेश जी ने ये बात समझाई। एक मिनट फिर आ रहा हूं परमवीर जी आपके। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, यानी जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं। पहली बात उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि आप लोगों का टारगेट है क्षेत्रीय दलों को खत्म करना। दूसरी बात और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि भाई कांग्रेस अगर साथ लेकर चलती तो ये हालत ना होती, ये अहंकार हारा है आपका। यही कह रहे हो ना महेश जी? जी बिल्कुल ठीक है। राज जी जल्दी से, फिर परमवीर जी आपके पास। हाँ महेश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा एक गठबंधन है, लेकिन गठबंधन का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कि हम आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए एक इंजन की तरह आपको ढोए, ठीक है ना? ये कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं ढोए मतलब संबंध है। राज जी थोड़ा संयम के साथ, तो फिर थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए। बैठ के बोल रहे हैं ये ढोने, तो विपक्ष को काहे को इंडिया गठबंधन लेके चले? ये आप उत्तर प्रदेश में ढो रहे हैं, गुमराह करने में लगे आए हो। आप क्या पूरे देश को आप गुमराह करने की कोशिश करें? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेरा चीफ मिनिस्टर अपने साथी सहयोग, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर तो। ये मतलब आप कहें तो अच्छा है। आप क्या कह रहे हैं टीवी में बैठ के? आप यहाँ बैठे कांग्रेस को बताने के लिए? आपको कहना चाहिए बीजेपी के लिए क्या कमियां, जब आप हमारी बातों को बोले। आप कहाँ गठबंधन में नियम निभा रहे? आप गठबंधन में नियम निभा रहे? अगर तेलंगाना में जाइए, तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी की विलीन हुआ, नहीं थे। आप क्या चरित्र जो है ना खुल चुका है। पहले आप कांग्रेस चरित्र खुल गया। चरित्र अगर आप अपनी सदरी खोलोगे तो चरित्र नहीं चाहते लोकतंत्र के सबसे बड़े आप लोग रहे हैं। एक मिनट राज जी, थोड़ा संयम के साथ। राज जी एक मिनट, महेश जी
ये चरित्र क्या है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए महेश जी, एक मिनट रुकिए महेश जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए बीजेपी महेश जी का ऑडियो, एक मिनट महेश जी, क्या चरित्र है समाजवादी पार्टी का? क्या कह रहे हो? चरित्र मत दिखाओ, क्या चरित्र है बताइए। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए क्या चरित्र है? बताइए, आपने गठबंधन का नियम निभाया? आपने निभाया? कैसे कह देते? मैं कह रहा हूँ नहीं, आप कौन होते हैं? कमलनाथ कह रहे थे वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप बोल रहे थे जिस भाषा का इस्तेमाल, और धोने की बात एक मिनट जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको कहते चिरकुट नेता, और उन्होंने क्या कहा? प्रदेश अध्यक्ष चिरकुट है। प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि अपने बाप की इज्जत नहीं करी, अपमान किया, वो हमारी क्या इज्जत करेगा? नहीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए। अरे ये तो सब लोग कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो फिर भी इज्जत करता हूं, मैं मानता हूं नहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर है, मेरे मुंह से उनके लिए कोई गलत शब्द ना निकले। मैं तब होगी अगर गलत शब्द इतनी है तो इंडिया गठबंधन तोड़ दीजिए। अगर आपकी इतनी हैसियत रखते हो तो तोड़ दीजिए, आपकी महेश बाबू, आप हो या मैं हूँ, हमारी इतनी मजाकत नहीं है, मेरी बात को समझो। जहाँ से रायबरेली, और अरे क्यों गिरफ्त में फंसते हो? हमारी अखिलेश जी से पूछ के आए कि मैं गठबंधन तोड़ूंगा इंडिया वॉइस चैनल में जाके, क्या ये पूछ के आए? अभी दिखा देंगे। फिर कह रहे हो मैं नहीं बोला, मैं नहीं कह सकता कि गठबंधन तोड़ दो। आप कहाँ से तोड़ दोगे? किससे परमिशन ली? जो अरे आपने परमिशन ली करते हैं। अरे कल आप फिर आप टूट जाओगे, कम बोलो, मैं फिर कह रहा हूँ आप रखिए। एक तो पता क्या आ रहा, क्या हम कहते हो आपके साथ तभी खड़े होंगे जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे। आप एक और बात, खड़े होंगे कौन सा सामाजिक न्याय? रक्षा की बात करेंगे। कौन सा सामाजिक न्याय करते हो आप? पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप सही होते उत्तर प्रदेश में 2 बार बीजेपी सरकार नहीं बनाती। अगर आप सही होते तो उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार नहीं बनती। कांग्रेस पार्टी के आप लोग, फिर मैं कह रहा हूँ आप सही हो, क्या सामाजिक न्याय आपका? आपकी सत्ता में किसको नौकरी मिली? सामाजिक न्याय कर रहे हैं, साथ मिले हुए। कौन सा सामाजिक न्याय आपका? अरे बताओ ना किस किताब में पढ़ लूं? अरे मेरे भाई महेश भाई, किस किताब में आपका सामाजिक न्याय है? अरे वो किताब के 4 पन्ने मुझे भी दे दो। एक मिनट, अरे 4 पन्ने मुझे भी दे दो। मैं परमवीर जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। परमवीर जी अब रहेंगे, एक मिनट। राज जी, आप इनसे पूछ लो क्या सामाजिक न्याय किया, ये बता दो। आप 36% वोट है उनके उत्तर प्रदेश में, आप 2% पर भी नहीं हो। अगर इन्होंने रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी उतार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर हमने आजमगढ़ इटावा में उतार दिया इनके भी लेने देने पड़ जाएंगे। हाँ आप आ जाइए, आपने सबसे बड़े नेता कांग्रेस में, अगर हम आपका स्वागत करते हैं। आप इटावा आ जाइए, मैनपुरी आइए, जहाँ से आए वहां से आ जाइए। आपके मुकाबले हम ही आ जाएंगे लड़ने के लिए। अब हमें आप आ जाओगे? ये पूछ के आए, अखिलेश जी से पूछ के आए हो? तो आप राहुल जी से पूछ के आए हैं राज जी? मैंने तो गठबंधन तोड़ने की बात नहीं। तो आप यहाँ पर बैठ के राज जी क्यों आपको डिबेट जाता है? कांग्रेस तो मरी हुई उत्तर प्रदेश में। अभी तक ईवीएम को दोष दे रहे थे आप, समाजवादी पार्टी को दोष देने लग गए। एक मिनट रुकिए परमवीर जी, ये ईवीएम वाला तो पहले से ही था ना कि भाई हारेंगे तो ईवीएम दोषी, जीत लगी, या फिर कहानी कुछ और है? वाकई जो बात कह रहे हैं राज जी की भाई ये, और जो दिग्विजय सिंह पूरा चिट्ठा लेकर आए सामने, कह रहे हैं ये देखिए बैलेट पेपर से हमें इतने वोट मिले और फिर उसके बाद जैसी ईवीएम में चमत्कार हो गया। तिलक जी देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक बहुत पुरानी कहावत है और यथार्थ होती दिख रही है। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, दुनिया के कई कोनों में हो रहे हैं, जहां जिन देशों की आबादियां कम होती हैं, जहां वोटर कम होता है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बैलेट पेपर में धांधलेबाजी और ज्यादा की जा सकती है। बहुत सारी फिल्में, हिंदी फिल्में आई हुई हैं जो सच्चाई के ऊपर बनी हुई है। बैलेट पेपर के अंदर इंक डाल दो, हमला कर दिया जाता था चुनाव आयोग जहां पोलिंग बूथ के ऊपर। तो बहुत सारे जिसको गड़बड़ करने का रास्ता रहता है ना, तो वो बैलेट पेपर भी सुरक्षित नहीं है वहां पर। तो ऐसे में नहीं है। जब ईवीएम नई आई थी तो भाजपा के लोगों को भी और बहुत से लोगों को भी उसमें समस्या दिखाई दी थी। बेसिकली ईवीएम क्या है? ईवीएम एक कैलकुलेटर है। ईवीएम किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है कि वोट उसमें आगे पीछे कर दिए जाएंगे। ईवीएम की वोटिंग को काउंट करना आसान होता है, घपलेबाजी कम होती है, वीवीपैट से पर्ची निकलती है। तो इसमें समझ में नहीं आता। चुनाव आयोग सारी पार्टियों को बुलाया था, कोई गया ही नहीं था बात करने के लिए। कोई एक मिनट बोलने दीजिए साहब, देखिए बोलने दीजिए, मैं तो जनता हूँ ना, मैं जनता हूँ ना, बोलने दीजिए साहब।
और बाकी रही बात, अब मैं डिबेट को देखता हूँ यहाँ पर, आप तो खुद प्रवक्ता बनने की मुझे लगता है हटा ही नहीं पाएंगे। राज जी एक मिनट, राज जी आपको कोई रोकता नहीं टोकता नहीं, एक मिनट उनको अपनी बात। विश्लेषक जनता हो जाएं तो कौन प्रवक्ता है ये जनता को तय करने दीजिए। राज जी आप एक मिनट, राज जी एक मिनट बात तो सुनिए। जहां पे आप जिस तरीके से तूतू में चल रही है ना, मेरे से तो आप अगर चाहे मुझे पट्टा जिसका मर्जी पहनाओ, आप भाजपा को हटा नहीं पाओगे 2028 तक भी। आप अपना ही मसला सुलटा लो ना पहले। आप बेसिकली हो क्या रहा है, जनता को नहीं किया जा रहा है। मैं यूज करूंगा, जनता को बेसिल किया जा रहा है कि देखिए जहां पर आप जीत रहे हैं तो ईवीएम सब ठीक है, हार गए तो क्या नाम है ईवीएम खराब है। आप एक बात बताएं, आरएसएस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। मैं तो कल आप भी चाह रहे हो प्रमुख जी की जगह मैं बैठ जाऊं, मैं सबका तो आपसे क्या करें? परमवीर भाई हम भी दुनिया में घूमते, आप दिमाग खाली करके आए पहले। मतलब नहीं आप इंजीनियर हैं? अच्छा आप इंजीनियर हैं? पहले बताएं आप इंजीनियर हैं? आपने बीटेक कहाँ से किया? क्या बता रहे हैं? कैलकुलेटर है? आप जज है क्या बता रहे हैं? पहले ये बताइए, आप जज है क्या? आप झूठ बोलोगे, जीवन में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं बनाएगी। इसका कारण है आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाले ऑलरेडी उनमें लाइन में लगे हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, संयम रखिए। एक मिनट सिर्फ परमवीर जी का ऑडियो रहेगा। परमवीर जी का ऑडियो बता रहा हूँ परमवीर भाई। एक मिनट, कांग्रेस तो खाली बैठी होगी ना, वहां रखवा दो। नहीं आपसे बड़े झूठे हैं, वो लाइन में लगे हुए भाई। राज जी का ऑडियो नहीं चलेगा, परमवीर जी का ऑडियो चलेगा बस। परमवीर जी देखिए खिसियाहट जो होती है बड़ी मुश्किल मांगी है। जब इनके नेता ने अभी तक अपनी डिग्री दिखाई दी है, क्या दिखाएंगे? लेकिन एम्पायर डिग्री इंजीनियरिंग कहाँ दिखाएंगे जो अपने बीए की ग्रेजुएट एमए की डिग्री नहीं दिखा पाए इनके नेता प्रधानमंत्री। हारने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच था, भारत हार गया था, तो भारत की टीम ने कहा था कि एम्पायर खराब है, ये गेंद खराब फेंक दी मेरे को, तो या जनता ने हल्ला बहुत मचाया। तो कुछ आप ऐसी बात कर रहे हैं जो जनता हंसती है इन चीजों के ऊपर। आपको डिबेट के बाद आप भी जानेंगे ये बात को, पर आपकी मजबूरी है, आप नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव भी ये तर्क दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जब दूसरे देशों में ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं? सर यहाँ हमारी बैलेट पेपर से करवाओ। और जिन पंचायतों का जिक्र कर रहे थे उन पंचायतों में कहीं ना कहीं विपक्ष हावी होता हुआ दिखाई देता है जहाँ बैलेट पेपर इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए हमारी जनसंख्या बहुत हैवी है और जहां जहां हमारे दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे वो लगते हैं, पोलिंग स्टेशन लगते हैं, तो ईवीएम से काम आसान हुआ है, ईवीएम काउंटिंग आसान होती है। हाँ। मैं इस चीज को वो नहीं मानता कि ऐसा किया जा सकता है। फिर आप एक बात बताइए, सुबह सुबह चुनाव था, हमने भी वोट बहुत बार डाले हैं। पोलिंग एजेंट तय होते हैं ना हर पार्टी के, जो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है उसका भी तय होता है ना, वो हर पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, सवेरे आधा घंटा पहले डेमोन्स्ट्रेशन होता है ईवीएम का, वो डमी वोट डाल के देके जाते हैं, काउंटिंग करके जाते, पूरी प्रक्रिया निभाई जाती है, आधा घंटा लगता है साहब। उसके बाद पोलिंग शुरू होती है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ होता है, मोबाइल सबके जेब में होता है, कहीं गड़बड़ी होती है तो आता नहीं, छोटा सा एक कीजिए ट्वीट आप, एकदम हंगामा होता है उस चीज में। तो बड़ा मुश्किल काम है साहब। देखिए तो पूरा का पूरा सिस्टम, मैं कहता हूँ बस कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़ के पूरा भारत जो है वो मिल गया। पहले आप, फिर मैं प्रमुख साहब को पूरा वक्त दूंगा जी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है सब, ऐसा मत कीजिए। और ये खराब करता है आपकी। कह रहे हैं विपक्ष होने के नाते अब बहाने नहीं, मंथन करिए कि क्यों हारे। नहीं, कभी देखिए विश्लेषक आते हैं, तमाम पत्रकार बंधु भी आते हैं विश्लेषक के रूप में, यदि वो विश्लेषण सही करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करे तो किसी को ऐतराज नहीं होता। जब वो सत्ता की पत्रकारिता की चाटुकारिता करने लगते हैं तो सवाल उठने लगता है कि फिर तो विपक्ष के लोग कहते हैं भाई ये तो भाषा दूसरी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। हमारी गलती हमें भी एहसास कराइए, और सरकार जो कर रही है उसकी गलतियों को भी पत्रकारों के माध्यम से उनको एहसास कराना चाहिए। ईवीएम के देखो, ईवीएम हम लोग ईश्वरवादी हैं, भगवान में भरोसा करते हैं, तो ईवीएम को भगवान ने तो बनाया नहीं है, इंसान ने जो बनाया है वो इंसान गलती कर सकता है। लोग तो ये कहते हैं हमारे साथ भगवान से भी गलती हुई है, तो निश्चित रूप से अगर बिल्कुल सही बात है साहब। अभी भी मुख्यमंत्री क्या नाम है, जगह जगह एक सबसे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था पिछले यूपी चुनावों में। मुलायम सिंह जी ने उनकी टीम सफाई थी, जितना वोट परसेंटेज लेकर गए थे अखिलेश जी समाजवादी पार्टी पिछले 2018 के चुनाव में, तो वो ईवीएम से तो हुआ था ना, या उस समय आधे बैलेट पेपर हुए थे और आधे ईवीएम से तो नहीं हुआ था सब। ये जनता देखती है। देखिए आप पत्रकारों को कह दीजिए चाटुकारिता है, लेकिन सच्चाई रहने वाली है। इसमें कई खामियां। देखिए एक नागरिक की हैसियत से आप बताइए, वोटर के साथ वोटर की समस्या को समझे। जब मैं बताया कि इंसान इसको बनाया तो गलती होती है, और ये बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट भी माना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वीवीपैट जो है जनता की डिमांड पर वीवीपैट की मशीन लगाई गई,
लेकिन आज तक उसकी काउंटिंग क्यों नहीं, उसी को काउंट करा लीजिए, ईवीएम को छोड़ दीजिए, तो इससे पता चला जाएगा कि जिसने जिसको वोट दिया वो उसमें है नहीं। नंबर 1, अभी एक राष्ट्रीय पार्टी का उसके साथ कितनी गड़बड़ी की जाती थी। पार्टी का एक प्रत्याशी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का परमवीर सिंह, मेरे एक सेकंड, पर जो बहुजन समाज पार्टी का एक प्रकरण आया मीडिया में चला, आपने देखा होगा, वो खुद प्रत्याशी एक राष्ट्रीय दल का और उसका खुद का वोट उसमें नहीं आया, 0% था, उसने उसका वोट पड़ा होगा, उसके परिवार का पड़ा होगा, तब ये सवाल खड़ा होता है कि उसने, मान लीजिए आपने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया, लेकिन आपने आपको वोट नहीं देगा, लेकिन जब चुनाव जीतते हो तब ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो? ये सवाल उठता है जब चुनाव जीतते हो तब ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो? मेरा सामूहिक रूप से ये सवाल है सरकार से और इसी से कि निश्चित रूप से आप जो वीवीपैट लगाई गई है उसमें पर्चियां निकलती हैं तो पूरी पर्ची को उनको काउंट करा दीजिए, पता चल जाएगा, उसमें स्पष्ट रहता है। एक मिनट प्रमुख साहब रहेंगे, प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ। प्रमुख साहब ये कह रहे हैं कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास, और आप कहते हो सबका विश्वास। एक मिनट आप ही की बात लेकर जा रहा हूं ना महेश जी, एक मिनट। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आप ही कहते हो। जब एक व्यक्ति को भी संदेह है, जैसे कि संजय राउत ने कहा कि भाई एक चुनाव बैलेट पेपर से करवा लो, एक चुनाव करवा लो बस, तो प्रमुख साहब एक चुनाव करवा लीजिए ना, क्या विधानसभा का करवा लीजिए। महेश जी की बात आ रही है, यह संशय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि नहीं? वो जो पैट वाली बात कर रहे हैं, वो ईवीएम की जो पर्ची होती है, हाँ, वो काउंट करने के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो तो प्रमाण है ना। आप जिस विधानसभा में चाहें, जहां चाहें, उसमें काउंट करा दीजिए। आप एक एप्लीकेशन की तरफ से डलवाइए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना वोटर की वोट कहीं भी डलवा होनी चाहिए, जहां इनका जीत थोड़ा चैलेंज डलवा दीजिए, अगर वो वोट होगी, वही तो वोट होगी। वो आप अगर पर्ची आप सेटिस्फाई होकर मैंने अपना वोट डाला है और व्यक्ति को साथ मशीन से पर्ची निकल गई और उसने देख लिया कि मेरा वोट जो है डल गया और वो क्लियर भी हो रहा है, तो आप करा लीजिए काउंट, वो तो सारी पर्ची है ना। मैं तो कह रहा हूँ डिमांड में वोटे हैं उतने ही तो पर्ची के माध्यम से पर्ची निकलेगी, माध्यम से डिमांड है। और अब सुनिए मेरी बात, जरूरी है, मैं सिर्फ आपको 2 मिनट देता हूँ, काउंटिंग कराइए। तिलक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है प्रमुख साहब। आज ऐसी हालत है देश में, को पता चलता है कि प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ जी। प्रमुख आज ऐसी हालत है देश में, हाँ, कि कभी कभार गणेश जी का मन करता है कि वो एक बार अपने क्षेत्र का भ्रमण करे और वो हाथी के रूप में निकल जाता है, और जब वो गांव में कहीं से शुरुआत करता, शहर में किसी कोने से शुरुआत करता है, तो उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती, और गांव में सबसे ज्यादा लड़ने वाली एक प्रजाति होती है, उस प्रजाति को लोग जो हैं भौंकने वाली प्रजाति बोलते हैं। और जब गणेश जी प्रवेश करते हैं तो सारे इकट्ठे हुए प्रजाति के लोग और भू 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 करके उसके पीछे लगते हैं, तो गणेश जी और मस्ती में आते हैं और जान को मस्ती में चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भूखने वाला जहां तक पूछ उसके नजदीक भी नहीं आएगा, भौंकने वाले को पता कि पूछ की हवा भी लगती है तो भीड़ को दूर पड़े। एक मिनट पर आज हालात ये हो रही है कि भौंकने के लिए एक है, लड़ने के लिए एक नहीं है। की पार्टी के साथ बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, की डिबेट में बोल रहा हूँ। नहीं, भाषा पर संयम रखिए प्लीज। ये सारे लोग जो है ये सिर्फ भौंकने वाले हैं, करने वाले नहीं है। विपक्ष में है तो आप क्या बोलते हैं, क्या भाषा बोलते हैं आप? प्रमुख साहब एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब आप खोए जा रहे हैं, आपके पास बीपी नाम लगवा लीजिए। ये हारे हुए लोग बेईमानी करके जीतते हैं तब इनका बीपी बढ़ता है। 18 लोग काम कर रहे हैं, 18 हार के बेईमानी बोल रहे हैं, ये प्रमुख जी नहीं बोल रहे हैं, ये बेईमानी भी बोल रही है कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। प्रमुख जी एक मिनट, प्रमुख जी ईवीएम के माध्यम से जनता को धोखा किया है। एक मिनट करने से नहीं बनी, भौंकने से नहीं बनी। ये अपनी जात बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं गणेश जी की बात, गणेश जी अपना तो हो नहीं सकते, ये गणेश जी नहीं हो सकते, गणेश जी एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। प्रमुख जी आपसे कभी ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की? कभी कभार बोलना पड़ता है तिलक से।
मतलब यही भाषा बोलने, अरे कुछ भी बोल दो। विश्लेषण करने वाले आदमी के साथ बदतमीजी हो रही हो आपकी डिबेट में, इनमें ताकत हो, इनके साथ लोग हो तो बैठा उनकी मर्जी के लोग लेकर आइए। कुत्ता कहते मेरे विकट बोलने वाला कभी भी कोई विश्लेषण कभी अपमानित नहीं करता। डिबेट की गारंटी आपकी, अगर एक भी बता दें आप, और मुझसे बोलने वाला प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। आप विपक्ष को जनता को कुत्ता समझते हो, बात आती है माफी मांगो, तो मैं सुनता हूं। विश्लेषण करने के लिए चैनल की जिम्मेदारी किसको बैठाया ऐसी भूमिका में कि नेताओं को पढ़ा लिखा एक मिनट विषय पर आइए, विषय पर आइए, विषय पर आइए। आप बताओ क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती? तुमने शर्म नहीं आती? नौकरी करता है आदमी कि तुम्हारी जीवन में जो लगे कितनी गालियां बोलेगा वो, अभी गालियां बोलेगा वो, आपको शर्म नहीं आती? नहीं बैठा वो, आप विपक्ष को कुत्ता कह के संबोधित करोगे? हम हत्या लड़िए, शर्म नहीं आती आपको? लड़ाई लड़िए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, तुम आपके भाई हो, अगला जन्म आपका केकड़े का होगा, अगला जन्म आपका केकड़े का होगा। आप देखना, आप खिचड़ी बनोगे। एक मिनट प्लीज प्रमुख जी, एक मिनट प्लीज प्रमुख जी, क्या कह दिया? एक मिनट प्लीज, एक मिनट नहीं, ऐसी भाषा नहीं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राज जी का ऑडियो नीचे। प्रमुख जी एक मिनट, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। प्रमुख जी छोड़िए, आप तो पहले जरूर बैठाएंगे। बहुत पार्टी है, बताइए कि धार्मिक पार्टी में, लेकिन ऐसी पार्टी में ये जहां की प्रमुख साहब एक मिनट, ऑडियो नीचे रहेगा राज जी का। प्रमुख साहब एक मिनट, प्रमुख साहब मत गिराइए अपने आप को। प्रमुख साहब एक मिनट, जैसे व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के लिए बड़ी जोड़ है। प्रमुख साहब विपक्ष को आप सलाह देते हैं नकारात्मक राजनीति मत करिए। एक मिनट प्रमुख साहब, आप इस तरीके से आप गाली दिलवाएंगे और विरोधियों को, अपोजिशन को गाली दिलवाएंगे। एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज मर्यादा बना के रखिए डिबेट की प्लीज। प्रमुख साहब आप लोग सत्ता में हैं, विनम्र रहना चाहिए। अरे ये अपनी प्रजाति खुद ही बता गए। मुद्दे पर आइए प्लीज, मुद्दे पर आइए। सबका ऑडियो नीचे रहा है। प्रमुख साहब एक बात बताइए, विषय यही था कि आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करवा के देखिए। वो ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे एक बार करवा के देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विषय ये था। और दूसरी तरफ आज आप कह रहे हैं कि सब कुछ ईवीएम पर दोष नहीं है, लेकिन यही बात आपके बड़े नेता गडकरी जी जो खुद जो है किताब का विमोचन करते हैं, आडवाणी जी कह रहे थे। विषय ये है, हम एक नहीं 1000 बार तैयार है। हाँ। जैसे चाहे वैसे करा दो, जिस भाषा में, जिस नीति से, और लेकिन संवैधानिक अनुसार। मैं आपको बड़े प्रेम से समझा रहा हूं, अपने साथियों को और इनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको। और एक लॉ होता है, संविधान का लॉ, उसको पढ़िए। आप कोर्ट में जाइए, आप चुनाव आयोग के जाइए और एक विधानसभा छोड़ो 10 का लिख के दीजिए, आपका चुनाव निश्चित होगा। ये मौखिक चैनल पर बैठकर यहाँ से देश और संविधान नहीं चलता। बहुत अच्छी बात कही। अब एक मिनट प्रमुख साहब एक तोड़ दे रहा हूं। एक मिनट राज जी लिख लो, आगे भविष्य में काम आएगा। अब नोट करना राज जी, आपने कहा ईवीएम में खोट है, ये ईवीएम ना लेकर आते तो हम 4 राज्यों के चुनाव, आपके नेता एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम में खोट है और दूसरी तरफ एक तर्क ये दे रहे हैं कि हमें बीजेपी से 9 लाख वोट ज्यादा मिले। क्या 9 लाख वोट इन 4 राज्यों में ज्यादा मिले? हाँ, मैं तो ये 4 राज्यों में 9 लाख वोट आपको कैसे ज्यादा मिले अगर ईवीएम में खोट है तो? अरे ये अगर ईवीएम में गड़बड़ ना करते तो हम इनसे 3 लाख 4 करोड़ वोट ज्यादा पाते। अच्छा, अरे वो तो हम जी, प्रजा ने हमारा साथ दिया, प्रजा ने हमारा साथ दिया। वाह, लेकिन क्या ये देख रहे परमवीर जी, मतलब ये कह रहे हैं एक तरफ 9 लाख वोट ज्यादा मिले और दूसरी तरफ कह रहे हैं ईवीएम में खोट है, और उसी ईवीएम ने बताया कि 9 लाख वोट ज्यादा मिले इनको। तिलक भाई ना राज जी एक ही बात पे रहो, या तो ईवीएम में खोट है या फिर नहीं है। अगर ईवीएम में खोट है तो 9 लाख वोट कैसे ज्यादा मिले आपको? मैं जवाब दे रहा, पढ़ने वाले बच्चे को नकलची कितना भी पीछे कर दे, इतना पीछे नहीं कर देगा कि वो फेल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा राज जी, कम से कम जनता का तो सम्मान करो। अगर पैनल का सम्मान नहीं कर सकते, जनता का सम्मान करो। नहीं,
इसी जनता ने वजह से हमें तो वोट दिया आप अरे 2014 से 23 में 60 चुनाव हुए और 60 में से 47 में आप हार गए। प्रजा ने हमें भरपूर वोट दिया है। तो भैया इसे मानो सरकार बना लो। इन गुंडों ने हेरा फेरी करके ये तो कब नहीं आप तो संत हो सर, कहीं तो स्टैंड करो, या तो बोलो ईवीएम में खोटा है, वो ईवीएम बता रही है 9 लाख वोट ज्यादा मिले आपको। मैं कह रहा प्रमुख जी बोलो जय सिया राम, बोलो प्रमुख जी जय सिया राम। जो है अरे बोलो ना आप ज्योतिष भी है। अरे एक मिनट और आपकी बदतमीजी और आवाज देखकर ऐसे लगता है जय सिया राम बोलो कि ऐसे गली का गुंडा भी ना बोलिए, सम्मानित करते हैं। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर पूरी जाति को सम्मानित करते हैं। शर्म नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों को। बोलिए डिबेट करते और झूठा बात कर दिखाते हो लोगों को डिबेट में। अरे जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। अरे जय श्री राम बोलिए। नाम पर गाली भगवान के कह दूं तो आपसे उन लोगों को होना ही नहीं चाहिए। एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट परमवीर जी का ऑडियो रहेगा, परमवीर जी का। परमवीर जी ये तर्क है कि नहीं भाई? एक तरफ कह रहे हो कि हाँ ये ईवीएम हैक हो गई, ये ईवीएम ने है, और दूसरी तरफ 9 लाख वोट उसी ईवीएम ने बताया कि ये 9 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को। अब फिर वहां पर ईवीएम अच्छी है। तिलक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? समस्या क्या है? मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा। पूरे भारत में जितनी टीवी डिबेट्स होती है, सैकड़ों चैनल है, यूट्यूब चैनल्स भी गिन लेंगे, उन पे बैठ के बहस करने वाले पार्टी के प्रवक्ता, इन्फ्लुएंसर, सबको गिन लेंगे तो ऐसा आंकड़ा लगभग 1000-1200 का जाने वाला है। ठीक है, 10 लाख यूजर्स ऐसे मानिए जो फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एजेंडा चलाते रहते हैं किसी भी पार्टी का। हाँ। तो 10 लाख और 1000 यानी कि 10 लाख 1000, मेरा आंकड़ा गलत है, ये 15 लाख का कर दीजिए। तो मुझे क्या लगता है ना, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उन 15 लाख लोगों के इन्फ्लुएंस में ही है बस। और देश की जनता है 140 करोड़, अगर उसमें माने 100 करोड़ ही मतदाता है जिनके वोट होते हैं, तो 10 लाख 15 लाख एक तरफ और 100 करोड़ एक तरफ। तो ये फर्क क्या है? बेसिकली क्या है, कन्विंस आपको जनता को नीचे कर रहा है, आपको टीवी इन्फ्लुएंसर्स को टीवी की डिबेट में अपने आपको सामने वाली पार्टी के प्रवक्ता को हराना नहीं है, आपको जनता को कन्विंस करके वोट लेना है। तो कन्विंस करने के लिए काम करना पड़ेगा जाकर, और भाषा शैली बहुत मजबूत रखनी पड़ती है। महेश जी एक मिनट, ईमानदारी से फिर महेश जी का ऑडियो रहेगा। महेश जी देखिए, जो इतनी बात मैं अखिलेश जी की समझ पाया, सुन लीजिएगा। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि बीमारी को पहचानो और बीमारी का इलाज करो। ठीक, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि कुल मिला के जब तक बीमारी को खुद नहीं पहचानोगे तो बीमारी का इलाज नहीं होगा, और डॉक्टर से बीमारी छिपाओगे तो दवाई नहीं दे पाएगा डॉक्टर। तो क्या कांग्रेस अभी भी उस हालात में है कि भैया हाँ मुझे अभी वैक्सीन की जरूरत है, डबल डोज की जरूरत है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है? लगता है आपको महेश जी? हाँ, मैंने एनालिसिस में वो सारी बीमारी बताई है, और वो एक ही बीमारी पे टिक जाना कि ईवीएम तो खराब है, ये नो डाउट, बेईमानी के बल पे योग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि अपने आप में भी सुधार करें। अगर ईवीएम को रोकना है, बैन कराना है, तो कांग्रेस पार्टी अगर नेतृत्व करती और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना है, तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लोगों को एजेंडा करना चाहिए था, एजिटेशन करना चाहिए था। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी सबसे पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, भाई कोई बात नहीं, एजिटेशन के लिए तैयार नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुए। हम तो हमेशा इनके साथ खड़े रहे कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। तो छोटे छोटे दल जितनी हिम्मत रखते हैं, जितना ऊंचा रखते हैं, उतना एजिटेशन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। एक कांग्रेस पार्टी उसमें कभी सपोर्ट नहीं करती, आगे नहीं आती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के अलावा भी जो हमने काउंट बनाए हैं, कि अपनी कमियां गिनाई हैं, उन पर भी करना चाहिए। आत्मचिंतन की जरूरत है। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिए कोई, जब दिल खोजे आपना तो खुद से बुरा ना कोई। बाला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ये सबके ऊपर लागू होता है, इनके ऊपर भी, प्रमुख जी को हमारे ऊपर भी होता है। तो अगर आत्मचिंतन करें तो निश्चित रूप से इसके लिए हल निकलेगा, और एक दूसरे के ऊपर हर का ठेकरा फोड़ने से इसका बड़ी होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, और 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग जब बोलते हैं, उस झूठ को सच साबित करने की इनके अंदर क्षमता है। इनके पीछे एक कैडर है, आरएसएस कैडर है, इनके पर एक शर्मा जी समझ में आया जो महेश जी आपको समझा रहे हैं? अब बात खत्म करिए। वो कह रहे हैं कि दोष मत मढ़िए किसी पर, अब बीमारी को समझिए और इलाज करवाइए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाँ, कि जब तक ये बीजेपी वाले, अभी मैं देख रहा था इनके अंदर जो गुंडा तत्व है, ये जैसे आपने अभी कहा था इनसे, प्रमुख जी से,
कि आप तो सत्ता में हो, और मैंने सीखा है जब आप ताकतवर होते हैं तो विनम्र होना जरूरी है। तो ये गुंडा तत्व है, तो ये टिट फॉर टैट है। इनके संग अगर आप नहीं बोलोगे ये खा जाना जरूरी। और एक और बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जो राजी समझ गया, आप महेश जी के सवाल का उत्तर नहीं दोगे, ये जरूरी है आप महेश जी के सवाल का उत्तर लाभ नहीं ना दोगे। उठाएं, लेकिन खैर, क्योंकि आप जैसे आपके जो इस जैसे जो बोल गए ना, वो हमारे सामने नहीं बोल पाओगे आप। नहीं ठीक है प्रमुख साहब, एक बात, आप प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ। प्रमुख साहब, आप लोग गुंडे हो, हम क्या बोलेंगे? प्रमुख साहब छोड़िए ना विपक्ष को, अभी विपक्ष आप जीत गए ना चुनाव, दूसरे हिसाब से करते हैं, लेकिन भाई आपके सामने कोई नहीं बोलता। एक बात कौन बोलेगा? आप प्रमुख साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ। आपकी भारी डिबेट में देखता हूँ, लोगों को पैर के जूते निकाल कर सिखाते हो आप डिबेट में, इसलिए आपको बताना, आपकी भाषा में समझाना हमारा दायित्व बनता है। नहीं और दायित्व को निभा रहे हैं। अच्छा प्रमुख साहब एक बात बताइए, प्रमुख साहब एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा था, छोड़ दीजिए आप सबको, मैं तो सिर्फ वो मोदी की एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मेरे सवाल जहन में आया, पता नहीं क्यों चर्चा में नहीं है वो। आपने कहा मोदी की गारंटी, मोदी जी ने कहा ये मेरी गारंटी है, आप सबने सुना, और जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया आपके मुताबिक प्रमुख साहब। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2024, वो आपको याद होगा, आप लोगों ने पोस्टर लगवाए हर जगह कि गैस का सिलेंडर कहीं 450 का, कहीं 500 रुपए का, कहीं 400 रुपए का, जिन राज्यों में चुनाव थे। प्रमुख साहब याद आया? और याद है, कुछ लिखा था मोदी की गारंटी। तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये उन्हीं राज्यों के लिए वैलिड होगा या 2024 से पहले गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए होने जा रहे हैं? देखिए, बड़ा गहन क्वेश्चन है तिलक सर। हमने हमेशा जो बात की है, हाँ, वो तर्ज पर बोले और सबके साथ बोले। बिल्कुल, हमारा पहला मकसद सिर्फ गरीबी की रेखा में, अंत्योदय के मामले में चौथी पंक्ति का खड़ा जो व्यक्ति है, सबसे पहले ऐसी चीजों पर उसका अधिकार है। नहीं, आपने सबको कहा है, वहां जहां चुनाव हुए आपने कहा 500 रुपए, 450, 400 रुपए, तो 2024 से पहले पूरे देश को 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं? हमने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए थे, हाँ, और हमने उन पर जो सब्सिडी खत्म हो गई थी वो दोबारा स्टार्ट की है, वो आपने देखी है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 500 रुपए का सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात नहीं कर रहे थे आप। आपने पोस्टर छपवाए, तो आपने कहा ये मोदी जी की गारंटी है। नहीं, आपने कहा प्रमुख साहब, आपने कहा ना मोदी जी की गारंटी है, वो कुछ विदेशी नीतियों पर भी है। आज हमें गैस और सिलेंडर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो चाइना, रशिया, यूक्रेन और अब इजराइल भी देख रहे हैं, इनके पास ये कंपनियों का अपना काम है। आपको बता देंगे, इसमें सरकार बनने के बाद ये वक्त बताएगा। अच्छा, वक्त बताएगा, आप ये कह रहे हो वक्त बताएगा, लेकिन जिन्हें ये कर रहे थे तो आपने कहा ये रेवड़ी बांट रहे हैं, आपने किया तो आपने कहा ये गारंटी है, मतलब वो रेवड़ी थी, आपकी गारंटी है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश को नसीब होगा? और क्या जो आपने कहा था कि हम पेट्रोल के दाम राजस्थान में कम करेंगे, तो क्या पूरे देश में भी कम करेंगे आप? तिलक सर, अभी बता देता हूँ आपको, सिर्फ 2 मिनट में पूरा कर दूंगा। हाँ। हमारी गारंटी इसी की नहीं है कि हमें सिलेंडर के दाम कम करने, हमारी गारंटी इस बात की भी है, हाँ, कि हमें आयुष्मान भारत के अधीन, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन, और चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब व्यक्ति खाद्यान्न पूरे देश में 5 साल की गारंटी के लिए 140 करोड़ की आवाम एक समान है ना? हम प्रमुख साहब, 140 करोड़ की आवाम एक समान है, तो एक समान है तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे पूरे देश के लिए या नहीं? मैं इतना जानना चाह रहा हूं सर आपसे बस। देखिए, ये हालात और समय बताएगा तिलक सर। अच्छा, मतलब चुनाव होंगे तो आप कम समय और हालात बताएगा। जैसे ही विश्व के पटल पर ये शांति होगी, विदेशों में जो आग लगी हुई है, हाँ, तो इसका फायदा आने वाले समय में निश्चित भारत को मिलेगा, संतोष के साथ और खुश मन के साथ। नहीं तो फिर ये तो आग नहीं सर, 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर सर सबको नसीब होना चाहिए ना। देखिए, प्रयास तो हमारा ऐसा तिलक सर, बात सिलेंडर की नहीं है,
है सर, 2014 के बाद ये सिलेंडर ही तो था 2014 से पहले। आप कह रहे सिलेंडर की बात नहीं है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है दुनिया के 5वें नंबर की है। अच्छा, आज अर्थव्यवस्था 2014 से पहले, चलिए ठीक है। कुल मिलाकर मुझे लगा कि प्रमुख साहब कहेंगे ये प्रमुख साहब की और कितनी मजबूत हो जाएगी। चलिए सर, ये सीमाओं की सुरक्षा से लेकर धीरे धीरे जितने भी देश के, मुझे लगा कि जिस तरह से 15 लाख रुपए देने वाले थे हाथों में आएगा, वैसे ही जमीन में लाने का जो काम साहब जाके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगा कि प्रमुख साहब, मुझे तो लगा प्रमुख साहब भी कहेंगे ये प्रमुख साहब की गारंटी है। 500 रुपए का सिलेंडर जो कह देंगे गारंटी देखिए तिलक सर, उससे बड़ी गारंटी और इस देश में किसी की हो नहीं सकती। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सब सत्य है, चलिए सत्य के साथ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुस्सा मत करिए, सब लोग कूल होइए। प्रमुख साहब मूंछों को ताव दीजिए, हारने के बाद भी है 9 लाख वोट ज्यादा मिले गिनवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं ईवीएम में दोष है, और फिर ईवीएम बता रही है कि भैया 9 लाख वोट ज्यादा मिल गए। बहुत बढ़िया, ठीक है महेश जी, थैंक यू सो मच। परमवीर जी आपका भी, प्रमुख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में हार और जीत मायने रखती है, लेकिन हार के बाद जनादेश स्वीकार करना और जनादेश को मानना दोनों अलग अलग बात है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।